नमस्ते जी। 365 बुकनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी बुक समरी है बिकमिंग अटैच्ड, रॉबर्ट कैरिन द्वारा लिखी गई है। 1998 में रॉबर्ट कैरिन ने इसको लिखा। वह एक प्राथमिक देखभालकर्ता के प्रति उनके लगाव की जांच करके जीवन में बच्चों के पहले रिश्तों के महत्व की पड़ताल करते हैं। देखिए, जब बच्चे पैदा होते हैं तो कोई ना कोई माता जी, दादी जी, नानी जी, मामी जी, बुआ जी, कोई न कोई नज़दीकी रिश्तेदार या कोई देखभाल करने वाली या कोई डे केयर वाली या कोई क्रेच वाली उस बच्चे की देखभाल करती है। जो भी बच्चे की देखभाल करता है, बच्चा उससे अटैच हो जाता है। बच्चा इस कदर अटैच हो जाता है कि जब भी वो अकेला होता है तो वो अपने देखभालकर्ता के पास आने की कोशिश करता है, उससे मिलना चाहता है, अपनी बातों को खुलकर जिसके प्रति वो अटैच है उसे बताना चाहता है। और ऐसे बच्चे जो किसी न किसी से, माता पिता से, दादा दादी से अटैच होते हैं, उनके बच्चों का विकास अच्छा होता है। जो बच्चे किसी से अटैच नहीं होते, आगे चल कर के उनमें विकासात्मक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को उपयुक्त वातावरण देना चाहिए जिससे कि वे अटैच हो सकें और आपको अपने जीवन में महत्व दे सकें। तो जब तक बच्चे हैं, पालन पोषण और बचपन के विकास पर जी रहे होते हैं, चाहे वे किसी अग्रणी मनोवैज्ञानिक के बच्चे हों, आपकी सास या आपके अगले दरवाजे पड़ोसी से किसी से भी जुड़े हुए हों। इनमें से कुछ सिद्धांत विवादास्पद हैं। विशेष रूप से हाल के वर्षों में विकासात्मक मनोविज्ञान यानी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पर रिसर्च करने वाले बच्चों ने या रिसर्च करने वाले रिसर्च स्कॉलर्स ने यह जानना कठिन हो सकता है कि कौन से सिद्धांत भरोसेमंद हैं। हालांकि रॉबर्ट कैरिन का शोध अंतर्दृष्टि प्रदान करके शोर को कम करने का प्रयास करता है, जो अच्छा है और फायदेमंद दोनों है। इस सारांश के माध्यम से हम साइकोलॉजिकल एटीट्यूड से बचपन के लगाव के बारे में जानेंगे और दुनिया के प्रमुख साइकोलॉजिस्ट के शोध का पता लगाएंगे जो अटैच्ड थ्योरी में स्पेशलिस्ट थे। ये अंतर्दृष्टि बदले में आपको अपने बच्चों के लिए एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करने या यहाँ तक कि अपने बचपन के अनुभव की बेहतर समझ तक पहुँचाने में मदद कर सकती है। आप यह भी सीखेंगे कि डे केयर के फायदे और नुकसान के बारे में और यह विवादास्पद क्यों है, विभिन्न प्रकार के माता पिता बच्चे के लगाव की शैलियों के बारे में और उन्हें कैसे वर्गीकृत किया जाए, कैसे केवल कुछ दिनों के लिए माता पिता से अलग होना बचपन के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आपको अपने प्रारंभिक बचपन के बारे में कितना याद है? यदि आप मेरे जैसे हैं तो आपको इतनी दूर तक सोचने में कठिनाई हो सकती है और आप अपने द्वारा देखी गई जो भी इमेजेस या जो भी कहानियाँ आपको याद हैं, उन्हें आप याद कर समझने की भूल कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने बचपन में कितना याद करते हैं। एक बात निश्चित है, आप उस व्यक्ति को निश्चित रूप से जानते होंगे जिसने आपकी देखभाल करी थी। कुछ लोगों के लिए वह व्यक्ति उसकी माँ हो सकती है और एक छोटे बच्चे और उनकी प्राथमिक देखभाल करने वाले के लिए माँ का बच्चे से विशेष संबंध होता है, विशेष लगाव होता है। बच्चे के जीवन के पहले वर्ष से शुरू होकर लगाव एक लंबे समय तक चलता रहता है। अटैचमेंट की, लगाव की एक जटिल प्रक्रिया है जो एक साधारण कारण से विकसित होती है। बच्चे जीवित नहीं रह सकते अपने आप। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी न किसी के साथ अटैच होना पड़ेगा। हालांकि लगाव अलग अलग भागों में या अलग अलग स्टेप्स में
डिवाइड किया जा सकता है। जैसे जो बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, इन्फेंट्स होता है, तब अलग होता है, चाइल्ड एज में अलग होता है, एडोलोसेंट्स में अलग होता है, तो उसमें भी एज के हिसाब से डिफरेंस आ जाता है। जीवन के पहले कुछ हफ्तों में बच्चे इतने छोटे होते हैं कि एक देखभालकर्ता की दूसरों की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जाती है। वे अपनी माता को पहचानते हैं। कोई दूसरी महिला यदि उस बच्चे को गोद में लेगी तो एक बार अगर आ भी जाएंगे तो वे तुरंत ही अपनी सेंस के माध्यम से पहचान लेंगे कि यह मेरी माँ नहीं है और वो फिर रोने लग जाएंगे। लेकिन कुछ और हफ्तों के बाद वे चेहरों को भी पहचानने लग जाते हैं कि यह मेरी माताजी हैं, यह मेरे पिताजी हैं, यह मेरी दादी हैं, दादी जी, यह मेरे दादाजी। इस तरह से उन्हें पहचान हो जाती है। देखभाल करने वाला पास में रहे या ना रहे, लेकिन यदि देखभाल करने वाला उनके पास में होता है तो उन्हें खुशी होती है, और यदि वह पास में नहीं होता है तो उन्हें परेशानी होता है। यह लगाव की शुरुआत है। लगाव की हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ शोधकर्ताओं ने बंदरों के ऊपर किए गए शोध का उदाहरण दिया है। मनोवैज्ञानिकों ने जन्म के तुरंत बाद बंदरों के बच्चों को उनकी मां से अलग कर दिया और उन्हें एक पिंजरे में छोड़ दिया, जिनमें 2 नकली मां बना रखी थी। वैज्ञानिकों ने एक को मुलायम कपड़े से ढक दिया, दूसरी को दूध पिलाने वाला निप्पल दिया, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि बच्चे किस मां को पसंद करेंगे। जैसा कि अनुमान था, उन्होंने अपना अधिकांश समय कपड़े वाली मां के साथ लिपटने में बिताया। केवल तभी दूसरी ओर मुड़ते थे जब उन्हें भोजन की बिल्कुल आवश्यकता होती थी। इससे साबित हुआ कि प्यार, गर्मजोशी और निकटता की उनकी ज़रूरतें उनके लिए भोजन की ज़रूरत से भी अधिक महत्वपूर्ण थी, और यह बच्चों और जानवरों के लिए समान रूप से सच है। माताएं एक सुरक्षित आधार हैं। अपने बचपन के बारे में सोचें। आप हर बार डरे या चिंतित होने पर अपनी माँ के पास जाते थे। क्या आप इस एहसास के साथ बड़े हुए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपकी माँ आसपास होती तो आप हमेशा बेहतर महसूस करते? बहुत से लोग उस अनुभव से जुड़ सकते हैं क्योंकि अपनी माताओं के प्रति उनके लगाव ने उन्हें यह महसूस करने में मदद की जैसे कि जब दुनिया डरावनी थी तब उनके पास पीछे हटने के लिए एक सुरक्षित घरेलू आधार था। और यह बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि बच्चे दुनिया को नेविगेट करने में मदद करने के लिए उस आधार पर भरोसा करते हैं। यह बच्चे के रेंगने की अवस्था में ही प्रदर्शित हो जाता है। जब बच्चे रेंगने और अपने आप से खोजबीन करने का साहस करते हैं, तब भी वे ऐसा करते समय अपनी माँ के पास रहने का विकल्प चुनते हैं। लेकिन अगर उनकी माँ चली जाती है तो वे आमतौर पर तलाश करना बंद कर देते हैं और उसके वापस आने तक रोते रहते हैं, क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि उनके पास लौटने के लिए वह सुरक्षित आधार है। यह शिशु बंदरों के साथ एक अन्य प्रयोग में साबित हुआ, जब शोधकर्ताओं ने एक बच्चे को तार से बनी नरम माँ के साथ पिंजरे में रखा और दूसरे को पूरी तरह से अपने आप पिंजरे में रखा। जबकि बंदर, जिसकी एक माँ थी, शुरू में डरा हुआ था, कुछ समय बाद उसे अपनी माँ को छोड़ने और पिंजरे में अपने आसपास का पता लगाने में काफ़ी सहज महसूस हुआ, क्योंकि वह जानता था कि वह माँ के पास लौट सकता है। इसके विपरीत जो बच्चा अकेला था वह बस एक कोने में बैठ गया, रो रहा था और डर से स्थिर हो गया था। और अगर हम इस अंतर्दृष्टि को लागू करते हैं, मानव बच्चों के हमारे अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह व्यवहार छोटे बच्चों द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन तब क्या होगा जब बच्चे अपने माता पिता से जितना संभव हो सके दूर भागते हुए या जानबूझकर भीड़ भाड़ वाली जगह पर गायब होते हुए इस व्यवहार मॉडल से भटकते दिखाई देते हैं। हम आज के अगर युग को देखें तो जो कार्यकारी महिलाएं हैं, जब वे नौकरी पर जाती हैं अपने बच्चों को घर पर छोड़कर, तो बच्चे दिन भर परेशान रहते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी दौड़ आती है जब उनकी माताएं शाम को
नौकरी से घर वापस आते हैं। कितना लगाव होता है उन बच्चों को। हमें आश्चर्य हो सकता है कि एक बच्चा अपने आधार से इतनी दूर भटकना क्यों पसंद करेगा, लेकिन इसका उत्तर सरल है जितना हम सोच सकते हैं। शोधकर्ता इस व्यवहार को नकारात्मक ध्यान आकर्षित कहना कहते हैं, और यह काम करता है क्योंकि बच्चे कभी कभी सीमाओं का परीक्षण करना चाहते हैं और यह देखने के लिए प्रयोग करते हैं कि उनकी माँ उन्हें वापस बुलाने से पहले कितनी दूर तक भटक सकते हैं। क्या यह निरर्थक या अपमानजनक लग सकता है, लेकिन वास्तव में बच्चे बस यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे कितनी दूर तक जा सकते हैं या उनकी सुरक्षा के लिए उनकी माताओं के लिए स्थिति कितनी खतरनाक होगी। इसलिए जब वे अपने सुरक्षित आधार की सीमाओं का परीक्षण करते हैं तो वे वास्तव में यह समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उनके पास वास्तव में कितनी सुरक्षा और संरक्षा है। अलगाव की समस्याएं, मान लीजिए कि आपका छोटा बच्चा किसी मेले में या किसी रेलवे स्टेशन पर या किसी बस स्टैंड पर गुम हो जाता है, तो आपको जितनी परेशानी होगी आपके बच्चे को उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। वो रोएगा, वो बिलखेगा, वो आपको ढूंढना चाहेगा और वो रो रो करके बुरा हाल कर लेगा। ये बच्चा आपका 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी, 5-6 साल का भी, बहुत बीमार भी हो सकता है। अगर वो अस्पताल में भी बिछड़ जाता है तो भी वो रोएगा, लेकिन आपको उसके साथ रहने या यहाँ तक कि उससे मिलने की भी अनुमति नहीं होगी, और तब भी वो आपसे मिलना चाहेगा और आप भी बच्चे से मिलना चाहेंगे। आधुनिक पाठकों के लिए यह किसी प्रकार की मनहूस डरावनी कहानी की तरह लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह हमारे बहुत दूर के अतीत का मानक नहीं था। कुछ दशक पहले ही अस्पतालों ने यह नीति बनाई थी क्योंकि वे संक्रमण से चिंतित थे, लेकिन ऐसा करने में उन्होंने कई युवा रोगियों के विकास में महत्वपूर्ण व्यवधान भी पैदा किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे के जीवन की शुरुआत में अस्थायी अलगाव भी स्थायी हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। 1950 के दशक में एक साइकेट्रिस्ट और सोशल वर्कर ने जेम्स रॉबर्टसन को यह पता था और उन्होंने इस नीति को बदलने के लिए अस्पतालों के लिए आक्रामक रूप से अभियान चलाया, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करके वह सचमुच मरीजों की जान बचा रहे थे। अपने सिद्धांत पर अस्पतालों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने उन्हें वास्तविक बच्चों के लाइव फुटेज प्रस्तुत किए जो अस्पताल में भर्ती होने के बाद अलगाव की चिंता से पीड़ित थे। एक फिल्म अध्ययन में 2 साल की एक लड़की का फुटेज शामिल किया गया जिसका अस्पताल में रहना केवल 8 दिनों तक रहा, लेकिन जिसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति लगभग स्थायी थी। उसके माता पिता को हर दूसरे दिन केवल 45 मिनट के लिए उससे मिलने की इजाज़त थी और एक खुश, अच्छी तरह से समायोजित बच्चे को एक क्रोधी और गैर जिम्मेदार बच्चे में बदलने के लिए बस इतना ही करना पड़ता है। पहले कुछ दिनों तक वह लगातार रोती रही और केवल अपने माता पिता को चाहती थी, लेकिन कुछ समय बाद उसने अपने माता पिता के आने पर उन्हें नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और दुर्भाग्यवश घर जाने के बाद भी वह चिंता, चिड़चिड़ापन और अपने माता पिता के साथ तनावपूर्ण रिश्ते से पीड़ित रही। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत छोटे बच्चे यह समझ नहीं पाते हैं कि उनका अलगाव केवल अस्थायी है। 2 साल की उम्र में उनका दिमाग पर्याप्त रूप से विकसित नहीं होता है, इसलिए जब कोई देखभाल करने वाला उन्हें केवल कुछ दिनों के लिए भी छोड़ देता है तो वे इसे एक स्थायी नुकसान के रूप में समझेंगे और उसके बाद शोक मनाएंगे। केवल 2 साल की उम्र में इतने गहरे प्रीत्याग का एहसास होने के बाद यह आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रारंभिक अलगाव के बाद भी उनकी समस्याएं लंबे समय तक बनी रहेंगी, और यदि बच्चों को उनके माता पिता से लंबे समय तक अलग रखा जाए तो परिणाम और भी बुरे हो सकते हैं। कुछ लोग खाना बंद कर सकते हैं, कुछ लोग अपने माता पिता को दोबारा कभी स्वीकार नहीं करते। हालांकि सौभाग्य से रॉबर्टसन अस्पताल बोर्डो तक पहुंचने में सक्षम थे और उन्होंने अपने भविष्य की नीतियों को तैयार करते समय उनके शोध को बोर्ड में लिया, और ज़्यादा समय नहीं बीता जब उन्होंने अब माता पिता को असीमित मुलाकात का समय देना शुरू कर दिया। 3
अनुलग्नक शैलियाँ, यदि आपने कभी थोड़े समय के लिए भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का अध्ययन किया हो तो संभवतः आपने मैरी एंसवर्थ का नाम सुना होगा, क्योंकि उनके शोध ने चाइल्ड साइकोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। माता पिता और बच्चे के बीच संबंधों के प्रकारों को समझने के लिए एंसवर्थ ने अटैचमेंट के 3 टाइप्स विकसित किए और हम आज भी उनका उपयोग करते हैं। तो आइए हम इन 3 टाइप्स पर एक नज़र डालते हैं। पहला, सुरक्षित। यह सबसे स्वास्थ्यप्रद और सबसे आम है। इसकी विशेषता एक भावनात्मक रूप से उपलब्ध माँ और एक अच्छी तरह से समायोजित बच्चा है। ये माताएं लगातार उपलब्ध रहती हैं, अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करती हैं और उन्हें एक स्थिर और प्यार भरा वातावरण प्रदान करती हैं। इसलिए ये बच्चे दुनिया में अपनी जगह से खुश और आरामदायक होते हैं। दूसरा प्रकार उभयलिंगी लगाव है। ऐसा तब होता है जब माताएं अप्रत्याशित तरीके से व्यवहार करती हैं, जैसे लंबे समय तक बच्चे के लिए उपलब्ध रहना और उसकी अनदेखी करना। परिणाम स्वरूप बच्चा अक्सर भ्रमित और असुरक्षित रहता है। वे किसी भी अलगाव के साथ काफ़ी संघर्ष कर सकते हैं या लंबे समय तक रोने के दौरे से ग्रस्त हो सकते हैं, जिसे माँ शांत नहीं कर सकती। और अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, अंतिम शैली परिहार लगाव है। जैसा कि आपने शायद नाम से अनुमान लगाया होगा, यह एक बहुत ही अस्वास्थ्यकर बंधन है और इसकी विशेषता माँ और बच्चे के बीच एक असंगत संबंध है। इस मामले में एक माँ बहुत अधिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित कर सकती है या बच्चे को बता सकती है कि वह नहीं चाहती कि वे ज़रूरतमंद या चिपचिपे हों। परिणाम स्वरूप बच्चा अपनी माँ के प्रति अनुत्तरदायी हो सकता है या बिना किसी कारण के उससे नाराज हो सकता है। और दुख की बात है कि बच्चा चाहे किसी भी प्रकार की लगाव शैली के साथ बड़ा हुआ हो, उसका प्रभाव बचपन के बाद भी बना रहता है। तो एक बच्चे के रूप में आपकी लगाव शैली जो भी थी, इस बात की प्रबल संभावना है कि आप अनजाने में इन भावनाओं, प्रवृत्तियों और पूर्व धारणाओं को अपने वयस्क रिश्ते में भी लाएं। किसी अनुलग्नक शैली का यानी अटैच्ड थ्योरी का मूल्यांकन कैसे करें, लेकिन जब तक आपसे 3 शैलियों के बारे में जान लिया तो आप ये कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि किसी के पास कौन सी शैली है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम एंसवर्थ के शोध पर लौटेंगे, क्योंकि उन्होंने इसका परीक्षण करने के लिए अजीब स्थिति नामक एक प्रयोग विकसित किया था। सबसे पहले उन्होंने एक प्रयोगशाला में एक खेल का कमरा बनाया ताकि यह परीक्षण किया जा सके कि बच्चे अपरिचित वातावरण में कैसे प्रतिक्रिया देंगे। फिर उसने उन्हें उनकी माताओं के साथ प्रवेश कराया, जिससे उन्हें खिलौनों की खोज शुरू करने के लिए पर्याप्त आरामदायक महसूस हुआ। एक बार जब बच्चे खेलने में तल्लीन हो जाते थे तो उनकी माताएं कुछ फीट की दूरी पर एक कुर्सी पर बैठ जाती थी और एक अजनबी कमरे में प्रवेश करता था, और थोड़ी देर के बाद माताएं कमरे से बाहर निकल जाती थी और बच्चे को अजनबी के साथ अकेला छोड़ देती थी, जिससे प्रयोग को आगे बढ़ने का मौका मिलता था। आमतौर पर बच्चा किसी अजनबी के साथ अकेले रह जाने से व्यथित हो जाता है और उसे शांत करने के लिए अपरिचित वयस्क के प्रयासों का विरोध करता है। इस समय एंसवर्थ माँ को फिर से पेश करती हैं और जब उनकी माँ कमरे में प्रवेश करती हैं तो उनकी प्रतिक्रिया देखकर बच्चे का लगाव निर्धारित होता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित रूप से जुड़े हुए बच्चे अपनी माँ को दोबारा देखकर खुश हुए और उनकी उपस्थिति में आसानी से शांत हो गए। हालांकि इसके विपरीत जब उनकी माताएं वापस लौटी तो दुविधा से जुड़े बच्चे
अधिक व्यथित लग रहे थे और वास्तव में वे क्रोधित दिखाई दे रहे थे। और जब वे वापस लौटे तो टाल मटोल किए गए बच्चों ने अपनी माताओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। उनकी उपस्थिति का स्थिति के प्रति बच्चों की भावनात्मक प्रतिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज तक अजीब स्थिति का उपयोग करते हुए लेकिन वास्तव में ये बच्चों तक ही सीमित नहीं है, इसे बड़े यानी वयस्क चिकित्सा के लिए भी अनुकूलित किया जा सकता है, ताकि रोगियों को यह समझने में मदद मिल सके कि वे बचपन में अपने माता पिता से कैसे जुड़े हुए थे। इनमें रोगी के बचपन, परिवार की गतिशीलता और उनकी दर्दनाक बचपन की यादों के बारे में प्रश्न शामिल हैं। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक हो सकता है जो एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि लोग अक्सर अपने पालन पोषण के माध्यम से अपने बच्चों को अपनी लगाव शैली हस्तांतरित करते हैं। इसलिए यदि आपको डर है कि आपके माता पिता की लगाव शैली ने आप पर नेगेटिव प्रभाव डाला है, तो अधिक सीखना मददगार हो सकता है, ताकि आप उनकी गलतियों को दोहराने से बच सकें। माता पिता का व्यवहार लगाव को कैसे प्रभावित करता है? पिछले अध्यायों में हमने उन तरीकों का पता लगाया कि माता पिता का व्यवहार, जैसे लगातार प्यार और स्नेह दिखाना या एक बच्चे की उपेक्षा करना। बहुत से माता पिता क्या करते हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो वो एक की उपेक्षा भी करते हैं, उसको पूरा प्यार नहीं देते हैं, और अगले दिन उपलब्ध रहना लगाव को प्रभावित कर सकता है। यानी एक दिन तो आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और एक दिन आप उसकी उपेक्षा करते हैं, तो ये बच्चे को के पालन पोषण पर प्रभाव डाल सकता है। लेकिन अब इस पर करीब से नज़र डालने का समय आ गया है, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले अध्याय में बताया था, अपने माता पिता के साथ आपका जिस प्रकार का लगाव था वह इस बात का एक बहुत अच्छा संकेतक है कि आप बाद के जीवन में अपने बच्चे के साथ कितना जुड़ाव बनाएंगे। एक अध्ययन एडल्ट अटैचमेंट इंटरव्यू ने पहली बार मां बनने वाली महिलाओं का साक्षात्कार लेकर इसकी गहराई से जांच की। प्रश्नावली पूरी होने के बाद स्कॉलर्स ने महिलाओं की प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके यह अनुमान लगाया कि वे अपने बच्चों के साथ किस लगाव की शैली को विकसित करेंगी, और उन्होंने पाया कि उनकी भविष्यवाणियां 75% सटीक हो रही थी। एक मां के पास माता पिता के रूप में अपने भविष्य की एक बहुत ही यथार्थवादी धरोहर होती है। उसने पहली बार माता पिता बनने के बारे में कुछ चिंताओं के साथ साथ भय और चिंता के विशिष्ट स्तरों के साथ उत्साह और खुशी व्यक्त की। भावनाओं के इस स्वस्थ संतुलन ने संकेत दिया कि संभावित समस्याओं के बारे में उसकी जागरूकता उसे उन्हें संभालने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित करेगी, और यह दर्शाती है कि कुल मिलाकर वह अपने बच्चे के लिए प्यार से प्रेरित थी। इसलिए शोधकर्ताओं ने भविष्यवाणी की कि वह अपने बच्चे के साथ एक सुरक्षित लगाव बनाएगी। लेकिन क्योंकि शोधकर्ताओं ने माना कि पालन पोषण में हमेशा सुधार की ज़रूरत होती है, वे पहली बार माता पिता बनने वाले लोगों की मदद करने के बारे में भी चिंतित थे, जो इतने सुसज्जित नहीं थे। शोधकर्ताओं की एक टीम ने कम आय वाले यानी गरीब परिवारों में पैदा हुए बच्चों के एक बड़े समूह के साथ काम किया, जिनकी पहचान एंगर मैनेजमेंट से ग्रस्त लोगों पर थी। इसलिए शोधकर्ताओं ने माताओं के लिए मुफ्त परामर्श स्तर प्रदान करने का निर्णय लिया, ताकि वे अपने बच्चों के व्यवहार को समझा सकें और उन संभावित गलतफहमियों को दूर कर सकें जो गुस्से का कारण बनती हैं। और परामर्श का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। हालांकि अध्ययन के नियंत्रण समूह में केवल 28% बच्चे
सुरक्षित रूप से जुड़े हुए पाए गए। उनकी माताओं के परामर्श में भाग लेने के बाद फोकस समूह में 70% बच्चों को सुरक्षित रूप से जुड़े हुए वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जा सका। उससे यह पता चलता है कि भले ही माता पिता अपने बच्चों के साथ ठीक से जुड़ने के लिए संघर्ष करते हों, फिर भी वे आशाहीन नहीं हैं। उचित रिसोर्सेज और प्रोत्साहनों से कोई भी अपना लगाव सुधार सकता है। डे केयर आवश्यक रूप से एक बुरी चीज़ नहीं है। याद रखें कि कैसे पहले हमने उल्लेख किया था कि डे केयर उन संभावित विवादास्पद बच्चों के पालन पोषण के सिद्धांतों की श्रेणी में आता है। यह थोड़ा कम कहा गया है। वास्तव में काफ़ी समय तक डे केयर को बच्चे के जीवन के पहले वर्ष में उसके विकास के लिए बेहद हानिकारक माना जाता था। दिलचस्प बात यह है कि डे केयर के बारे में बातचीत तभी शुरू हुई जब महिलाओं के अधिकारों ने सामाजिक रूप से स्वीकार्य प्रतिमान में बदलाव ला दिया। उन दिनों डे केयर के लिए कोई मजबूत बाजार नहीं था। जब महिलाएं घर पर रहती थी और अपने बच्चों की देखभाल करती थी। डे केयर का विरोध तभी हुआ जब महिला मुक्ति आंदोलन ने एक मां को घरेलू दायरे से परे जीवन जीने के अवसर प्रदान किए। इससे हमें दो प्रमुख बातें पता चलती हैं। सबसे पहले कि डे केयर का विरोध केवल बच्चे के कल्याण के लिए वैध चिंताओं पर आधारित नहीं था, बल्कि यह महिलाओं के अधिकारों के विरोध के साधन के रूप में उभरा। लेकिन दूसरी बात, उन अध्ययनों के बारे में क्या जिन्होंने डे केयर के बारे में नेगेटिव रिजल्ट्स निकाले, क्या वे स्वाभाविक रूप से निराधार हैं? कुछ शुरुआती अध्ययनों से पता चला कि जिन बच्चों को डे केयर में रखा गया था उनमें चिंता यानी एंजाइटी, एग्रेशन जैसे लक्षण पाए गए। लेकिन डे केयर केंद्रों की जांच की गई, उनमें से प्रत्येक में भीड़ भाड़ और कम धन था और उनके कार्यकर्ताओं के पास बच्चों की पर्याप्त देखभाल के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव था। इन अध्ययनों से जो सीख सकते हैं वह यह तथ्य है कि हाँ, निम्न गुणवत्ता वाले डे केयर केंद्रों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अगर बच्चों को पर्याप्त प्रशिक्षण, धन और संसाधनों के साथ डे केयर में रखा जाता है तो चिंता का कोई कारण नहीं है। और यह कामकाजी माता पिता के लिए बाल देखभाल का एक बिल्कुल व्यवहार्य रूप है। डे केयर के समर्थकों ने यह भी बताया कि कई मामलों में बच्चों को डे केयर में जिन समस्याओं का अनुभव होता है वे डे केयर सेंटर का परिणाम नहीं है, बल्कि अपने बच्चे को वहां भेजने के लिए माता पिता की प्रेरणा है। कई बच्चे डे केयर में हैं क्योंकि उनके माता पिता बेहद व्यस्त हैं। वास्तव में इतना अधिक कि बच्चे को आसानी से महसूस हो सकता है कि उनके माता पिता के पास उनके लिए समय नहीं है। इसलिए यदि घर का माहौल तनावपूर्ण है या बच्चा उपेक्षित महसूस करता है तो ये भावनाएं उसे डे केयर तक ले जाएंगी, चाहे केंद्र का वातावरण कितना भी सकारात्मक क्यों न हो। हालांकि इस प्रभाव को मध्यस्थ किया जा सकता है। यदि बच्चा डे केयर सेंटर में अपनी देखभाल करने वालों के साथ स्वस्थ और पोषित संबंध बनाने में सक्षम है, और यदि किसी बच्चे को लगता है कि उसके जीवन के इस क्षेत्र में उसके पास एक विश्वसनीय और प्रेमपूर्ण वातावरण है, तो यह मानने का कोई कारण नहीं है कि डे केयर का बच्चे पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। सारांश के रूप में यदि कहें, जैसा कि हमने इस सारांश के माध्यम से देखा है, एक बच्चे का पहला रिश्ता उसके बचपन को प्रभावित नहीं करता है, यह उसके वयस्क होने को भी आकार देता है। इस कारण से रॉबर्ट कैरेन का तर्क है कि खुश और अच्छी प्रतियोगिता से अच्छी तरह से समायोजित वयस्क बनने के लिए बच्चों को अपने प्राथमिक देखभालकर्ता के साथ यानी माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के साथ सुरक्षित और स्वस्थ लगाव बनाना चाहिए। कैरेन के सिद्धांत को मैरी एंसवर्थ के शोध द्वारा समर्थित किया गया है, जिनके लगाव के वर्गीकरण
सुरक्षित, उभयलिंगी और टालने वाले, यानी 3 तरह के बच्चे हैं, आज भी उपयोग किए जाते हैं। और शुरुआती मनोवैज्ञानिकों के प्रयोगों ने बेबी बंदरों के साथ लगाव के अपने सिद्धांतों का परीक्षण किया। इसी तरह जेम्स रॉबर्टसन का तर्क है कि अलगाव भी बचपन के विकास को स्थायी नुकसान पहुंचाता है। सुरक्षित लगाव के महत्व के बारे में क्रेन की मान्यताओं को मजबूत करता है। हमने यह भी सीख लिया है कि बचपन में हमने अपने माता पिता के प्रति जिस प्रकार का लगाव बनाया था, वह हमारी अपनी पालन पोषण शैली को बेहतर या बदतर के लिए प्रभावित कर सकता है। लेकिन सौभाग्य से भले ही हमने अस्वस्थ पैटर्न सीख लिया हो, हम आंख बंद करके उन्हें दोहराने के लिए अभिशप्त नहीं हैं। उचित परामर्श और संसाधनों के साथ माता पिता सीख सकते हैं कि अपने बच्चों के साथ सुरक्षित जुड़ाव कैसे बनाया जाए। आज के दिन यदि हम देखते हैं कि स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों के या एडोलेसेंट्स की बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। बहुत से बच्चे अपने माता पिता से, दादा दादी से अटैच्ड ही नहीं होते, और जब भी अटैच्ड नहीं होते तो उनके डेवलपमेंट में कोई न कोई बाधा आती है, जो फिर उनको समायोजन करने में, एडजस्टमेंट में हर जगह परेशानी पैदा करती है। तो इसलिए हम सभी माता पिता से यह अनुरोध करेंगे कि अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए आपको जो भी एडजस्टमेंट करनी पड़े, जो भी बलिदान देना पड़े, आप वो दें, लेकिन उनके साथ बेहतर रूप से अटैच हो जाएं। यदि आप अपने बच्चों के साथ अच्छे से, बेहतर ढंग से अटैच नहीं होते हैं, तो बच्चों को जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और वे बच्चे बड़े होकर के आपके प्रति उदासीन हो जाएंगे। जब आप वृद्ध हो जाएंगे तो वे आपकी अच्छी तरह से देखभाल या सेवा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप आज से ही अपने बच्चों से अच्छे प्रकार से, स्वस्थ ढंग से समायोजित हो जाएं। वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।